नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी एजुटेरियन पे। हम लोग केमिस्ट्री का एक सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए ताकि आपको मजा आए, हमें भी आए, बराबर मजा आना चाहिए। आज हम लोग दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। कौन सा सेट है? सेट 2 है हमारा, यही 347W है। इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले वही पुरानी सारी अपनी बातें कि हाँ जो है कि 15 मिनट पढ़ लेवें और जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र दें, जो कि हम लोग देंगे, जरूरी होगा तब तो देंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि ग्रेफाइट क्या है हमारा। तो अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम लोग जो हमारा सॉलिड है उसका वर्गीकरण कर रहे थे उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो वहां पे एक हमारा तीसरा प्रकार था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अकॉर्डिंग, नेटवर्क सॉलिड या फिर सहसंयोजित ठोस, जिसके अंदर आपका एक्सेप्शन था ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट क्या होता है? सहसंयोजित ठोस होता है। आपको मालूम चल गया, 1 नंबर। अगला सवाल, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरासारी होते हैं। अब संपरासारी का मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम हो, वही पूछ रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमारा क्या यूज होता है? वांट ऑफ फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर यानी जो आई होता है उसका यूज करते हैं। फिलहाल इस साल सिलेबस में नहीं है। तो क्या होता है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का कितना नंबर है, उसका कितना नंबर है। आई क्या बताता है? आई हमें बताता है कि प्रोडक्ट में कितना नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारे रिएक्टेंट लिया रहता है। और अगर हमें पूछ रहा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरासारी यानी किनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, यानी कि तभी तो बराबर नंबर होंगे। तो ये सेम, ये हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है या फिर चौथा, तीसरा तो नहीं हो सकता, पहले ही गलत हो गया। अब हमें देखना है कि वांट ऑफ फैक्टर आई का मान क्या रहा है। वो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए NaCl का एग्जांपल है। तो NaCl रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट 1 है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद Na प्लस और Cl माइनस 2 तो प्रोडक्ट दे दिया, 1 और 1 2। यानी इसके लिए NaCl के लिए आई का मान क्या हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2। सेम यूरिया टूटता ही नहीं है और NaCl टूट जाते, तो पहले इसी का बात करते। पहले वाले NaCl का ये आ गया। अब इसी में Na2SO4 है, तो Na2SO4 टूटेगा तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी कि 1 SO4 और 2 Na प्लस, यानी 3 प्रोडक्ट ये दे दिए। यानी इसके लिए आई का मान क्या हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट 1 ही है, 1। तो पहले युग्म में आई का मान इसके लिए आया है 2, इसके लिए आया है, इसके लिए 3 आया है। दोनों अलग अलग है, यानी कि पहला तो नहीं होगा। उसके बाद अगले एक बात करें, यूरिया। यूरिया टूटता ही नहीं है, जबकि NaCl टूटेगा, कुछ देगा, तो यहाँ से इसके लिए वैल्यू आई की हो जाएगी 2, इसके लिए 2। अब बाकी यूरिया टूटा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, आई उसके लिए डिफाइन ही नहीं, जो नहीं टूटता उसके लिए कोई बात नहीं है। तीसरा है नहीं। अब चौथे की बात करें, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी अगर CaNO3 का होल ट्वाइस की बात करें तो ये टूटेगा किसमें? Ca2 प्लस, साथ में NO3 2NO3, क्योंकि 2 माइनस। कितने में टूटा? 1 ये मिल गया और 2 ये मिल गया। यानी कि अगर आई का मान निकालेंगे तो इसके लिए 3/1 यानी कि 3। अब बाकी साथ में Na2SO4 है, तो Na2SO4 के लिए आई का मान क्या होता है? 3। यानी कि चौथे वाले ऑप्शन के लिए आई का मान भी सेम है दोनों के लिए, साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, यानी कि संपरासारी होंगे दोनों। कुल मिला के नंबर ऑफ वो सेम होते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर सेम तो सब कुछ सेम। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 धातुएं दी हुई हमें ABCD, इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। आपको बताना है कि घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर आपको पता होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होता है, जितना ज्यादा निगेटिव होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? ये सबसे ज्यादा निगेटिव है, -2 वोल्ट। ये सबसे ज्यादा निगेटिव है आपका। तो यानी ए, ये आपका क्या है? ये ए
ये बी, ये सी, ये डी। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? बी। तो बी, अब बी से कम निगेटिव कौन है? माइनस ये वाला। तो यानी बी के बाद डी और उसके बाद क्या आएगा? फिर जो कम प्लस, यानी कि वैसे ही उसी क्रम में जा रहे हैं। फिर सी आ जाएगा, उसके बाद ए, यानी कि बी डी सी है, यानी दूसरा वाला आपका आंसर हो गया सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो इसमें जो है अगर आप सबको स्टोइकोमेट्रिक मान के चलेंगे तो सबका कुछ ना कुछ मोल हो जाएगा, तो जहां से हमें लगेगा कि हाँ सबका कुछ ना कुछ ऑर्डर तो होगा ही। लेकिन होता क्या है, जो H2 और Cl2 की रिएक्शन होती है यहाँ पे HNu लिखा रहता है। H2 दूसरा कलर, H2 और Cl2 की जो रिएक्शन होती है ये HNu यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी कि यहाँ 2HCl ऐसे बनेगा। होता क्या है यहाँ पे, यानी कुल मिला के सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ले ली है और सारी फोटोवोल्टाइक रिएक्शन जहाँ भी सूर्य के प्रकाश की यूज है वो क्या होती है, वो ये जहाँ भी है तो वो रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर की हो जाती है। यानी यहाँ से हमें क्या मालूम चल गया कि यही वाला जो है हमारा सही हो जाएगा, ये शून्य ऑर्डर की है। अगला प्रश्न, अमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। अमाइड से अमीन, अमाइड क्या होता है? RC≡O और अमीन क्या हो जाएगा? RNH2। तो अगर आपको नेमिंग रिएक्शन याद हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी याद करना, तो इसका जो सही आंसर होगा ये Br2KOH, क्योंकि एक हमारी रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड, वही रिएक्शन आपको दे रखा है, उसी रिएक्शन के अनुसार ये वाला सही हो जाएगा आपका, जो कि है सही। फिर आ जाते हैं हम लोग अपना अगला, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 है। वैसे इस साल सिलेबस में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, विटामिन B2 होता है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अब इसको ट्राई करिए, बाकी बताएंगे तो है ही ना, आंसर अब मिलाइएगा, ट्राई करिएगा जरूर से। सवाल अब देखते क्या कह रहा है, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित है यानी कि बॉडी सेंटर, यानी BCC। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या पोटेशियम के 4 ग्राम में, यानी हमें कोई वेट दे रखा है 4 ग्राम पोटेशियम का, पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जो भी हमें निकालनी है, इकाई सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते कि 4 ग्राम में पोटेशियम के कितने होंगे। पोटेशियम के कितने होंगे कैसे निकालते हैं? हमें फॉर्मूला पता है W/M = N/Na। अब W का मान क्या है? 4। M का मान हमें क्या पता है? पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट 39। N क्या है हमारा यहाँ पे? N क्या है? N हमारे पास नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, यानी पोटेशियम का कितना एटम है। उसके बाद Na का वैल्यू का था 6.022 × 10⁻23, यानी यहाँ से नंबर ऑफ पोटेशियम कितना मिल गया हमें? नंबर ऑफ पोटेशियम के एटम कितने होंगे? N = 4 × 6.022 × 10⁻23 / 39। इसको इधर भेज दिए। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे। तो अब हमें पता क्या है, जो पोटेशियम वो क्या बना रहा है? BCC बना रहा है। अब अगर एक BCC रहेगा तो उसमें 2 परमाणु रहेंगे, यानी कि एक परमाणु से आधा BCC बनेगा, यानी कि अगर N परमाणु से हमें निकालना हो कितना BCC बनेगा, तो N/2 BCC यूनिट सेल बन जाएंगे। यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा? नंबर यूनिट सेल N/2। N की वैल्यू हमें पता है 4 × 6.022 × 10⁻23 पूरे के डिवाइडेड बाई 39, और ये डिवाइडेड बाई इंटू 2 था 2। बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 3.08 × 10⁻23 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपको सॉल्व करने में बताइए, जो दिक्कत है वो भी बताइए, सब देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की वृद्धि, यानी कि डेल्टा TB, क्वथनांक की वृद्धि हमें 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि में कोई मतलब नहीं होता यूनिट लिखने का, ये दे रखी है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि KB का मान दे रखा है 2.67।
हमें बताना है पदार्थ के अणु भार की गणना करनी है। पदार्थ का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि जो डेल्टा टीबी का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसके बराबर होता है। हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमें जो निकालना है, जिस चीज का हमें निकालना है उसको हम लोग बी मान लेते हैं, एम बी, और एम बी का कितना लिया, 2.5 ग्राम लिया, यानी डब्ल्यू बी आपको कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम बेंजीन, बेंजीन वाले को ए माने रहते हैं, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू 100, और बस एम ए का यूज हुआ नहीं तो कोई बात ही नहीं, 100 ग्राम। अब करना क्या है, सिंपली सारा मान रख देंगे। डेल्टा टी बी आपको पता है, 1000 तो पता ही है, के बी आपको पता है, डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए भी पता है, एम बी निकालना है। तो यहाँ से अगर एम बी का मान हम लोग निकालना चाहे तो एम बी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एम बी का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आगे क्या करना है, आपको सब चीज का मान पता ही है, चुपचाप सिंपल रखना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर लाना है। जो आपका आंसर आएगा वो लगभग आएगा 166.875 के अप्रॉक्स, ये आएगा आपका आंसर। लगाइए, बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान, 2 नंबर आपको यूं दे के जाएगा। कह रहा है कि निम्न सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। अब ईएमएफ निकालना, अगर आपको 2 चीज का ईएमएफ दिया है तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो टोटल का आ जाएगा। तो आपको क्या ई सेल निकालना है, यानी टोटल सेल का ईएमएफ क्या है वो आपको निकालना है। राइट में ये है, लेफ्ट में ये है। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब आपको पता है क्या ई राइट, हाँ राइट वाला ये, इसका मान दिया है प्लस 0.80 दिया है, वोल्ट है, वोल्ट कोई बात नहीं, माइनस माइनस में लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले का आपको दिया है माइनस 0 पॉइंट, चिन्ह के साथ रखेंगे माइनस 0.40। तो बस ई सेल यहाँ से आपको निकल जाएगा, आपने सब रख दिया, तो यहाँ से ई सेल का मान आ जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.40, 1.20 वोल्ट आ गया। इतने वोल्ट की आपकी बैटरी है, चेक कर लीजिएगा इतने वोल्ट है कि नहीं, आ गया आंसर। उसके बाद हमारा अगला पूछ रहा है कि स्कंदन क्या होता है। तो स्कंदन क्या होता है, जब भी हम लोग एक कोलाइडी विलयन लेते हैं, एक हम लोग कोलाइडल विलयन ले लें, कोलाइडल, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन ले लें, उसमें क्या करें, एक हम लोग वैद्युत अपघट्य डालें, वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य डालने पे क्या होगा, वैद्युत अपघट्य 2 आयन देता है, एक प्लस एक माइनस। तो इसमें से एक आयन जो होगा उस कोलाइडल विलयन के किसी दूसरे आयन के साथ अभिक्रिया करेगा और कोलाइडल विलयन को क्या कर देगा, उदासीन, माइनस गया प्लस से मिला, उदासीन कर दिया। जैसे ही उदासीन किया तो क्या होगा, कोलाइडल विलयन में जो होता है चार्ज के कारण उसके परमाणु दाएं बाएं घूमते रहते, लेकिन जैसे ही यहाँ से वैद्युत अपघट्य आया, इसमें रिएक्ट किया, उसको उदासीन कर दिया, तो अब चार्ज बचा ही नहीं। तो क्या होगा, कोलाइडल विलयन के जो कण होंगे नीचे जाके बैठने लगेंगे, प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, और जैसे ही प्रेसिपिटेट होंगे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। इसी गुणधर्म को हम लोग स्कंदन बोलते हैं। अब जिस आयन का यूज होता है, स्कंदक आयन कह सकते हैं उसको। हार्डी सुलजे ने बताया कि जो भी हमारा स्कंदक आयन रहेगा, स्कंदक आयन, स्कंदक आयन का आवेश जितना ज्यादा होगा, स्कंदन उतना ही अधिक होगा। यही बताया था हार्डी सुलजे ने अपने नियम में, आसान से नियम में। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा चार्ज होगा इसके पास, +3 होगा, और एक बार +1 मान लेते हो, -1 का हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, -1 का मान लेते हैं हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है। तो +3 क्या करेगा, 3 ठोक बराबर ले लेगा, अपनी चपेट में लेगा, जबकि +1 एक ही को ले पाएगा। तो तेजी में कहाँ से हुआ, यहीं पे, यही बताया था अपने हार्डी सुलजे भैया ने, जो कि आप जान चुके हैं। अगला सवाल, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है, 94% W/V है, उसका घनत्व 1.84, घनत्व दिया 1.84 आपको घनत्व दे रखा है ग्राम पर ml। मोललता आपसे पूछा है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक, ये आपको पता है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V में,
H2SO4 को हम लोग A मान लेते हैं, और जो अभी हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा सॉल्वेंट को हम लोग B मान लेते हैं, WB इन kg होता है। अब हमें 94% W/V का क्या मतलब है, 94 ग्राम A यानी H2SO4 होगा किसमें, 100 ml किसमें, 100 ml किसमें, 100 ml B में, यानी जो भी हमारा सॉल्वेंट है नॉर्मली वाटर रहता है, वाटर ही रहता है। अब हमें इस 100 ml को चेंज करना है सबसे पहले ग्राम में, क्योंकि हमें जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में चाहिए। ये तो हमें सॉल्यूशन का मिला है, 100 ml सॉल्यूशन में 94 ग्राम H2SO4 है, ऐसा हमें पता है। तो सबसे पहले हमें इस सॉल्यूशन का दे रखा है डेंसिटी, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि वेट क्या होगा। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 1.84 है, मास हमें निकालना है, मास को अभी W दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, W से। वॉल्यूम हमारे पास 100 ml है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, W = 1.84 × 100, बाकी यूनिट हमारी ग्राम थी, ग्राम। अब हमें चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन 184 ग्राम का है, सॉल्यूट 94 ग्राम है। सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें पता है वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B = वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। हमें वेट ऑफ B चाहिए, तो वेट ऑफ B क्या हो जाएगा, W - WA। W का मान क्या है 184, WA का मान हमारा है 94, बस 90 आ गया। 90 ग्राम अब हमारे पास क्या है जो हमें चाहिए, सॉल्वेंट। यहाँ पे मोल हम लोग लेते हैं A का, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है H2SO4 का, 94, तो 94 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, 98 होता है, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया 90 ग्राम, लेकिन हमें चाहिए किस में था, किलोग्राम में कि तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए बस। अब आगे क्या करना है ये आपको पता है, हमें पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मोलरिटी की वैल्यू आएगी 10.65 मोलल का विलयन आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा, यही हो गया आपका आंसर। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फैराडे का दोनों नियम बताइए। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई आयन की संख्या, जमा हुई पीपीटी, जो भी अवक्षेप जमा होगा वो क्या होता है, उनके आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि अगर W ग्राम जमा हो रहा है तो वो उनके आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ से W जो होता है Q = IT भी होता है, यहाँ से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो जाएगा, बाकी W = Z एक कॉन्स्टेंट होता है, ZIT। यही हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि W1/W2, यानी जमा हुए पदार्थ की जो मात्रा है उनका अनुपात जो होता है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के अनुपात के बराबर होता है, यानी W1/W2 = E1/E2। यही फैराडे का दोनों नियम, सिंपल सा। अगला प्रश्न, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। सबसे पहला टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को गुजारने पर, किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण गुजरेगी तो उस विलयन में हमें प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे कि बात करें, एक कमरा है, उसमें अभी सिंपल कुछ नहीं है, कमरे की क्या बात करें, मान लेते हैं कि हमारे पास है ऐसे, इसमें कोई कोलाइडी सोल्यूशन रखा है कटोरी में, यहाँ से हम लोग एक लेजर लाइट डालें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमें, यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर देखेंगे तो एक लाल रंग की सीधी रेखा दिखने लगती है, जो कि क्या होता है, इस प्रकाश का मार्ग होता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरण, वे सभी उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे, अभिक्रिया को ही कह दे कि नहीं तुम आराम से, हम तेज नहीं करेंगे, उसको ऋणात्मक बोलते हैं। बाकी पॉजिटिव क्या होते हैं, जो बढ़ा देते हैं, इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। अब अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो अक्रिय गैसें क्या होती हैं, अक्रिय होती हैं, यानी इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अक्रिय होती, क्रियाशीलता बहुत कम होती है। दूसरी बात, अक्रिय गैसों का उपयोग बहुत जगह होता है किसी चीज़ को हल्का बनाने में, जैसे कि
हवा में उड़ने वाला बैलून बनाते हैं उसमें हीलियम ही तो डालते हैं, तो यही सब होता है। बाकी अगर हीलियम का प्रमुख बात करें तो हम लोग इसको नेचुरल गैस से निकाल सकते हैं। नेचुरल गैस में 7% हीलियम होता है, तो वहां से हम लोग हीलियम को निकालते हैं। हीलियम का प्रमुख स्रोत हो गया। अगला प्रश्न, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण क्यों दिखाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण क्यों दिखाते हैं? अच्छा सवाल है, क्योंकि उनमें क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे अनुचुंबकीय लक्षण होता है, इस वजह से दिखाते हैं। अगला है, परिवर्ती संयोजकता क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो इनके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डी वैकेंट ऑर्बिटल के कारण इन लोग परिवर्तित संयोजकता दिखाने लगते हैं। कैसे क्या होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल किसका ले ले, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा हमारे पास कुछ है, ये हमारा हो गया 24, जिसका भी क्रोमियम शायद उसी का हो जाएगा ये हमारा। अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास एक ये खाली है, एक यहाँ पे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकते चाहे तो। होगा क्या, एक बार यहाँ दे दो, चुपचाप बाहर वाला दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या होगा, ये आपस में चिपक उपक जाएंगे, एक और आने की जगह हो जाएगी। इस तरीके का कुछ होता है जिसके कारण हमें परिवर्तित संयोजकताएं दिखती है। मेन बात क्या है कि डी ऑर्बिटल रहता है, और डी ऑर्बिटल 3d और 4s2 अगल बगल में रहते हैं। ये सबसे बाहरी वाला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आके संयोजकता दिखाना रहता है, लेकिन 3d की जो एनर्जी होती है लगभग इसके बराबर हो जाती है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय यहाँ भी आने लगते हैं। मतलब वास्तविकता में क्या होगा, होता है ऐसे 4s2 3d10 ऐसे भरना रहता है। इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ के साथ साथ यहाँ भी प्रवेश हो सकते हैं, निकल सकते हैं, जिसके कारण जहाँ पे कहीं +4 दिखा रहा है तो बगल वाले से लेके +5 भी दिखा देता है। इस कारण परिवर्तित संयोजकताएं दिखाने लगता है। समझ गए होंगे आप। अगला लेंथेनॉइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बात करते हैं लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। तो एक होता है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तभी सुन लेते हैं। इसको पूरा पहले साफ कर देते हैं, इसको कर देंगे साफ। हम लोग बात करेंगे लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। इसके लिए हमें जानना पड़ता है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, सिग्मा। होता क्या है, एक हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा, इसका आकार छोटा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको बाहर भगाने की कोशिश करेगा, जिससे आकार बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो घटना हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या करता है, इनके बीच के, इसके और इसके बीच के आकर्षण बल को कम करता है। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिग्मा इफेक्ट का मान ज्यादा होगा तो प्लस ये इस आकर्षण बल को जो ये अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाता है न्यूक्लियस, इसको ZF बोलते हैं, Z इफेक्टिव, इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पता है ZF कम होगा, ZF बढ़ता तो आकार घटता है, यानी ZF घटा तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा। अब होता क्या है, लेंथेनॉइड ग्रुप में D इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे पास, लेंथेनॉइड वेट D सीरीज का रहता है। D का जो सिग्मा इफेक्ट होता है, सिग्मा ऑफ D, वो बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण सिग्मा का मान बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, यानी ZF कम होता ही नहीं है ज्यादा, और ZF कम हुआ ही नहीं तो साइज में इंक्रीज होगा ही नहीं, और साइज में इंक्रीज हुआ ही नहीं तो वो ऊपर से नीचे आने पे जो उसको साइज बढ़ाना चाहिए था बढ़ता ही नहीं है, कई केस में तो घट जाता है। तो क्या होता है, लेंथेनॉइड ग्रुप में संकुचित हो जाता है साइज, इसी प्रभाव को बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अपना अगला प्रश्न क्या है, खा, चौथे का खा, 3 नंबर का प्रश्न। अरे बाप, कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाइए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है हमारा SO3H, इससे बनाना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, इस पे NH3 जोड़ दे, ये होता है एनिलीन। अब इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा SO3Na, OH हट गया और SO3Na बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग फिर से NaOH के साथ कराएंगे। तो इस बार NaOH के साथ कराने पे क्या होगा, पूरा हट जाएगा, यहां से Na2SO3 हट जाएगा, बचेगा क्या, OH। अब आगे क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से करा देंगे, यशदराज। जिंक क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि तुरंत बेंजीन दे देता है सड़ाक से। जैसे ही बेंजीन दिया
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करा देते हैं। नाइट्रेशन, बहुत ज़्यादा लंबा नाइट्रेशन करा दिए, थोड़ा सा साफ करके छोटा नाइट्रेशन। हम लोग इसका करा देंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में होता क्या है, HNO3 और H2SO4 दोनों लेके चलते, होता क्या है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है कुल मिला के। यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ गया, उसके बाद करना क्या है, एक सिंपल सी रिएक्शन होती है SnHCl के साथ। हम लोग क्या कराते हैं, SnHCl क्या कराता है, ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन जोड़ा, ये रिडक्शन, रिडक्शन हम लोग करा देते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा देंगे, कोई भी ले सकते हैं, LAH, SBH, SnHCl, जो भी आपका मन करे। रिडक्शन कराएंगे, होगा क्या, दोनों वो हटेंगे और NH2 आगे जुड़ेगा, NH3 नहीं जुड़ता, NH2 जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका एनिलीन, जो कि आपको चाहिए था। आंसर हो गया, एनिलीन बना गया। अब आगे क्या कह रहे हैं हमसे, एनिलीन की रिएक्शन करवाइए कार्बिल अमीन और डायजोटीकरण अभिक्रियाएं करवानी है हमें। एनिलीन की कार्बिल अमीन और डायजोटीकरण। तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग, एनिलीन गोल सा बनाओ और उसमें मछली मत तैराओ। इसका हमें कराना है कार्बिल अमीन अभिक्रिया करवानी है और साथ में क्या करवाना है, डायजोटीकरण। अब कार्बिल अमीन में होता क्या है, हम लोग CHCl3 लेके चलते हैं और साथ में KOH लिए रहते हैं। होगा क्या, सिंपल सा पता होगा आपको, नहीं पता तो जान जाइए। कार्बिल अमीन में क्या होता है, आइसोनाइट्राइल बन जाता है, बन गया। उसके बाद अगर डायजोटीकरण की बात करें, इसमें हम लोग NaNO2 और साथ में HCl लिए रहते हैं। होता क्या है, डायजोटीकरण यानी कि वही एजोनियम लवण बनाने वाला, एजोनियम लवण बन जाएगा, यहाँ पे N2Cl बन गया, खत्म। उसके बाद अगला प्रश्न, संघनन बहुलक क्या है, करते संघनन बहुलक क्या होता है। तो जब भी हम लोग दो बहुलक लें, दो मोनोमर लें, दो मोनोमर, और उन दोनों मोनोमर में क्या करें, पिछले वाले में हम लोग एडिशन देखे थे पिछली वीडियो में, वहां पे टोटल जोड़ देते थे। लेकिन संघनन में क्या होता है, दो मोनोमर को जोड़ने के बाद उससे पानी निकाल देते, वही संघनन कर देते हैं। फिर जो हमें पॉलीमर मिलता है उसको हम लोग संघनन बहुलक बोलते हैं। अब जैसे बात करें, पूछ रहे हैं संघनन द्वारा बेकेलाइट तथा पॉलिस्टर बनाने का रासायनिक समीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। अगला सवाल देखते हैं, वो ज़्यादा जरूरी हो सकता है। अगला सवाल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बात करते पीड़ाहारी क्या होता है, पेन किलर, जान ही रहे क्या होता है, जो शरीर में उठे दर्द को समाप्त करता है, पीड़ाहारी। प्रशांतक, नाम से ही लग रहा है शांति करने वाला, यानी कि चिंता को खत्म करने वाला, यानी चिंता उन तक खत्म करने वाला, चिंता था चीता चीता नहीं, चिंता को खत्म करने वाला प्रशांतक होता है। पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक, जैसे कि डेटॉल, यानी कि थोड़ा बैक्टीरिया से बचाने वाले को पूर्तिरोधी बोलते हैं, सब जानते हैं आप। अगला सवाल, अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहली बात, वो रिएक्टेंट के प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के घात के 1 के समानुपाती होगी, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, 1 के समानुपाती हुई। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अर्धायु होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि आपका रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, ये डिपेंड करती है केवल रेट कांस्टेंट पे। इसी तरीके 2-3 छाप दीजिए, हो गया। उसके बाद इसमें आपका न्यूमेरिकल है जो कि 2 नंबर का है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल आपको T½ दे रखा है, 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूरा होगा। तो अगर आपको T½ का फॉर्मूला पता हो, T½ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई K। अब आपको T½ का मान मालूम है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट का, वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं, K = 0.693 डिवाइडेड बाई T½ क्या है, 60। यहाँ से आपको K का मान क्या मिल जाएगा, 0.01155। इसके यूनिट हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, मिनट, बाकी इसका तो कुछ होता नहीं, यानी मिनट इनवर्स। आपको ये मिल गया, K का वैल्यू मिल गया। आपको निकालना है 90% पूरा होने में। तो क्या फॉर्मूला होता है, T = जो होता है, T = होता है 2.303 डिवाइडेड बाई K log base 10 A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। A क्या होता है हमारा, कितना हमारा A हमारा होता है, कितना रिएक्टेंट है,
एक्स क्या होता है, कितना परसेंट रिएक्टेंट यूज हुआ। अगर हम लोग बात करें ए, हमारे पास रिएक्टेंट की मात्रा ए है हमारे पास। उसके बाद एक्स क्या है हमारा, एक्स कितना यूज हुआ, 90% यूज हुआ, और किसका 90%, ए का ही तो 90% ना, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा 90/100%, का मतलब ये होता है ए, यानी 9/10 ए। अब बस आपको x का मान मालूम चल गया, क्या करेंगे यहाँ रखेंगे तो a ऊपर नीचे कट जाएगा, और कुल मिला के यहाँ से आपको सारी चीज़ की वैल्यू पता है। जैसे ही सब चीज़ की वैल्यू रखेंगे तो t 90% का मान आपका क्या आ जाएगा, 199.3 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपको केवल जनरल कैलकुलेशन ही करनी है, जो आप कर लेंगे, इतनी जगह है ही नहीं स्क्रीन में कि कर दें। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर के दो प्रमुख अयस्क आपको बताने हैं। तो कॉपर के दो प्रमुख अयस्क क्या क्या हो सकते हैं, Cu2O और Cu2S। इसको बोलते हैं क्यूपराइट, इसको बोलते हैं चाल्कोसाइट। दो प्रमुख अयस्क, नाम सूत्र हो गए। कॉपर के निष्कर्षण में प्रगलन भट्टी, यही होती है आपकी प्रगलन भट्टी, आप देख सकते हैं यही आपकी भट्टी जो है प्रगलन भट्टी है। इसमें रासायनिक समीकरण ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, सिलेबस में है, नहीं तो अगले साल अगर होगा सिलेबस में तो अगले साल, वरना उसके अगले साल। बाकी ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये इससे आपका अच्छी जगह एक क्वेश्चन भी आता है, ऑप्शनल बन जाता है कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा। बाकी यही होती है आपकी प्रगलन भट्टी। अगला प्रश्न क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा देनी है कि एक दंती और द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही परमाणु देने वाला होता है, एक ही परमाणु दाता होता है। जैसे कि बात करें H2O की बात करें, H2O में केवल ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो एक दंती हो गया। और NH3 अमोनिया की बात करें, उसमें तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो ये भी एक दंती हो गया। अब द्विदंती क्या होती है, ऐसे लिगेंड जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जैसे कि बात करें OX2-, यानी कि ऑक्सीलेटो COO-, ऑक्सीलेटो आयन आपका ये होता है। इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीजन भी देता है इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी देता है, तो ऐसे लिगेंडो क्या बोलते हैं, द्विदंती लिगेंड। इसके बाद यहाँ पे आपका कह रहा है K4FeCN6 का IUPAC। इसके बगल में एक और था, गायब कर दिया एडिटर ने, उसको वापस लाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग IUPAC की। IUPAC कैसे लिखते हैं, जो पहले उसका पहले, डिब्बा पहले तो डिब्बे वाले का पहले करेंगे। देखना है डिब्बे पे कौन सा चार्ज है, Cl- बनाएगा, डिब्बे वाले प्लस। जब भी प्लस या फिर जीरो आता है तो जो हमारा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम रहता है उसका नाम चुपचाप लिखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड क्या है, H2O के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वा। 6 है तो हेक्सा, एक्वा। उसके बाद चुपचाप आयरन, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकलता है, इसको x मान लेंगे, वाटर का तो 0 होता है और 6 × 0 0, बाकी बाहर -1 क्लोरीन का 3 होता है यानी -3। टोटल कितना है इस पे चार्ज, 0, तो 0। x इक्वल टू क्या आ गया 3, तो यानी ब्रैकेट में रोमन में लिख देते हैं 3, और लास्ट में क्या करेंगे, क्लोरीन है तो उसका क्लोराइड लिख देते हैं चुपचाप, बाहर का सिंपल वाले के हिसाब से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं। तो K4FeCN6 की बात करते हैं। सबसे पहले बाहर पोटेशियम है, उसको चुपचाप, बाहर वाले में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगता, 4 5 कुछ नहीं। मेन अंदर वाले में क्या है, लिगैंड CN लिगैंड है, CN के लिए यूज होता है साइनो। 6 है तो हेक्सा साइनो। उसके बाद जैसा कि बताया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस में रहेगा, तो अगर माइनस रहता है तो 8 लगा देते हैं। Fe क्या होता है, फेरस, तो फेरस का हो जाएगा फेरेट। अगर सिंपल फेरस रहता है तो हम लोग आयरन भी यूज कर सकते हैं। बाकी ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास क्या है, पोटेशियम यानी +4, एक का होता है +1, तो 4 का क्या हो जाएगा 4, प्लस Fe का x मान लेंगे, Cn का होता है -1, 6 है तो -6, इक्वल टू टोटल कंपाउंड पे कुछ दिया है नहीं तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो यहाँ से 2 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियां बताइए। तो हेलो एल्केन को बनाने की, अगर एल्कोहल का नाम याद है तो बस इसकी रिएक्शन करा दीजिए PCl3 से, क्या होता है RCl बन जाता है, इसी की रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 से, RCl बन जाता है। इस तरह बहुत सारा बना सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, बहुत चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा, इसकी रिएक्शन KOH और AgCN के साथ कराइए। तो सबसे पहले RX हम लोग ले लेते हैं। RX की रिएक्शन हमें करानी है एल्कोहलिक KOH और
AgCN के साथ, अल्कोहली और AgCN। तो AgCN के केस में होता है, नॉर्मली अगर KCN होगा तो सिंपली X हट के CN जुड़ जाता है, लेकिन AgCN के केस में क्या होता है, RNC होता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, यही स्पेशल होता है। अल्कोहलिक KOH की बात करें, नॉर्मल अगर KOH होता है तो क्या होता है, X हट के OH जुड़ जाता है, लेकिन जब भी अल्कोहलिक KOH आता है तो वहां पे हमारा एल्कीन बन जाता है। एल्कीन होता क्या है, अगर एग्जांपल की बात करें CH3CH2Cl, तो अगर हम लोग सिंपल लेंगे, सिंपल KOH रहेगा तो KCl निकलेगा और OH आके इस पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH रहेगा, अल्कोहलिक KOH होगा तो होगा क्या, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, ये दोनों मिलके अपना HCl बना के साइड हो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे Cl माइनस निकला तो प्लस, ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, ये हो गया। अगला प्रश्न, प्राथमिक अमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण दीजिए, आपको देना है। साथ में एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया। प्राथमिक अमीन क्या होता है, RNH2, इससे हमें बनाना है ROH। तो एक रिएक्शन का नाम सुना होगा, HNO2 से करा देते, सिंपल HNO2 से कराएं, क्या होगा, ROH बन जाएगा, सिंपल सी होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एल्कीन से बनाना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एक एल्कीन हो गई। इसके रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, एक एल्कोहल 1 डिग्री यानी CH3CH2 OH जैसा कुछ बनाना है। करते क्या है, इसका हम लोग निर्जलीकरण नहीं कराते हैं, हाइड्रेशन, जली, इसकी रिएक्शन हम लोग किसी एसिड की उपस्थिति में जल से करा देते। होता क्या है, बॉन्ड टूटता है प्लस माइनस में, H2O जो है H प्लस और OH। तो अभी बहुत ही भयंकर ग्लिच हो गया वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई, सोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया, उसी में हम तेजी से बता देते ताकि आपका समय बचे थोड़ा सा। क्या कह रहा है, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन। प्राथमिक एमीन यानी RNH2 की रिएक्शन, जब हम लोग, एक सेकंड रंग बदल लें गिरगिट की तरीके, प्राथमिक अमीन यानी RNH2 की रिएक्शन HNO2 कराते तो सिंपली अल्कोहल मिल जाता है, ये हमारी एक रिएक्शन होती है, आपको ये ध्यान में होगी, नहीं होगी तो ध्यान में आ जाएगी। उसके बाद एल्कीन से, एल्कीन की रिएक्शन जब हम लोग किसी एसिड की उपस्थिति में पानी के साथ कराते हैं तो पानी H प्लस और OH माइनस में टूटता है, और टूटने के बाद ये डबल बॉन्ड भी टूटता है, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, जैसे ही प्लस माइनस आएगा तो प्लस पे OH माइनस, माइनस पे H प्लस, जाके ये अल्कोहल बना देगा सीधा सीधा, जो कि बन गया। उसके बाद कह रहे हैं एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं। प्राथमिक अम्ल ROH की रिएक्शन, एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl। एस्टरिफिकेशन होता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकाल लेता है, बाकी जो बच्चा उसको लिख देंगे RO, बाकी यहाँ से C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, CH3 था, लिख दिए। सेकंड एसिटिक एसिड के साथ, तो एसिटिक एसिड के साथ फिर वही OH निकला, H2 बना के निकल गया, बाकी बचा यही C डबल बॉन्ड O, ये तो पहले से था, ये RO यहाँ से आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग, तो सैनिटाइजर हो गया, बाकी तो पता ही, और कहाँ कहाँ दारू, अरे मतलब अल्कोहल का यूज होता है, सब पता ही होगा। इसके बाद अथवा में हमारा सवाल है, क्लोरोबेंजीन तथा एनिलीन की फिनॉल से विरचन करिए, से फिनॉल का विरचन कीजिए। क्लोरोबेंजीन ये होता है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, HCl निकल के ONa आकर जुड़ जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिसकी रिएक्शन HCl से कराने पर NaCl दोस्ती बना के निकल लेते, OH बचता है, फिनॉल यही चाहिए था। उसके बाद NH3 से कराते हैं तो इसका डाईएजोटीकरण, एजोनियम लवण बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ हमें मिल जाता है N2Cl। उसके बाद इसकी पानी से रिएक्शन करा देते तो सिंपली OH बन जाता है, जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद कह रहे हैं इसकी रिएक्शन HNO3 और Zn के साथ कराइए, तो HNO3 के साथ कराएंगे तो नाइट्रेशन होता है, NO2 ग्रुप आकर जुड़ता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और जिंक के साथ कराएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग देखे थे, OH ग्रुप हट के बेंजीन मिल जाता है, सिंपल बेंजीन मिल जाता है। ये हो गया आपका ये सवाल भी समाप्त। उसके बाद अगला हमसे क्या कह रहा है, क्या होता है जब एल्डिहाइड की रिएक्शन निम्नलिखित से कराते। सबसे पहले बात करते हैं टॉलेन अभिकर्मक, ये होता है आपका टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बना देता है और साथ में Ag की सिल्वर PPT दे देता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड लिए थे।
उसके बाद HCN से अगर रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड का हम लोग ऐसे भी लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O H। होगा क्या, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, O पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, बस सारा मामला खत्म। HCN टूटेगा H प्लस, CN माइनस में CN माइनस आएगा प्लस पे जुड़ जाएगा, देखिए कार्बन पे आके जुड़ गया, और H प्लस O पे जुड़ के OH बना लेगा, बाकी H पहले से था तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद बाकी रिएक्शन NaHSO3 क्या होगा, ये H प्लस और SO3 Na माइनस में टूटेगा, बाकी भाई सेम कार्बन पे इसको जोड़ देंगे, H प्लस को ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे। RMGX में क्या होता है, यहाँ पे हमें R डैश माइनस मिलता है, बाकी इसमें हम लोग पानी अपने से एज्यूम करके चलते हैं तो H प्लस मिल जाता है, फिर वही ऑक्सीजन पे H प्लस जोड़िए, उसके बाद कार्बन पे R माइनस जोड़ देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है फेलिंग। तो फेलिंग में क्या होता है, ये भी सेम वही काम करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, साथ में कॉपर ऑक्साइड की पीपीटी दे देगा, जिससे हमें मालूम चल जाएगा जो लिए थे वही था जो लिए थे। उसके बाद अगला सवाल फिर क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन निम्नलिखित से कराते हैं। सबसे पहले ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो H और OH निकल गया, वही एस्टरिफिकेशन थोड़ी देर पहले की बात है, वही एस्टरिफिकेशन थोड़ी देर पहले की बात है, वही आएगा जो थोड़ी देर पहले आया था, बदल थोड़ी ना जाएगा। उसके बाद अमोनिया से करा रहे हैं, अमोनिया NH3 को हम लोग HNH2 के रूप में भी लिख सकते हैं, बात वही NH3 हो गया, वही OH यहाँ से निकाले, H यहाँ से निकाले, NH2 जोड़ दिए, निकला जो बचा वो बचा अमाइड। PCl5 क्या करता है, OH हटा के Cl डाल देता है, Cl हटा दिया। NaOH से कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH H2O बना के निकल गए, उसके बाद ONa जो ग्रुप बचेगा वो कार्बन पे आके जुड़ के ऐसा कुछ बना लेगा, ये जो आपका बन गया। उसके बाद अगला P4 कह रहा है कि लाल फॉस्फोरस को P4 से दिखाते हैं, साथ में H2O भी लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी रहती है, वो अंडरस्टूड रहता है जहाँ जरूरी हो, साथ में हेलोजन X2। अब P4 और X2 जो होते हैं वो आपस में मिलकर PX3 बना लेते हैं, और PX3 PCl5 PX5 ये सब का एक ही काम होता है, OH हटाओ X लाओ, यहाँ से भी OH हटा दिया, यहाँ का OH हटा दिया और अपना X ला के दे दिया, X जुड़ गया, बन गया जो चाहिए था। देखिए सातवें का क्या कह रहा है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाना है, कैसे बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करा देते तो 4PCl3 मिल जाते, इसमें कुछ खास नियम नहीं होता, इनऑर्गेनिक ऐसा ही होता है। कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराना है, तो एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग, ये एसिटिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक ही है, थोड़ी देर पहले कराए थे, बस समझिएगा क्या होगा। उसके बाद अगला है फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फाइड दे देता है, यहाँ पे Fe3+ हो जाता है, यहाँ पे 2+ रहता है, यहाँ 3+ हो जाता है, साथ में HCl दे देता है साइड प्रोडक्ट। बाकी तारपीन का कुछ खास फॉर्मूला होता नहीं, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा होता है, बस ये ध्यान रखना है कि तारपीन के तेल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर 10 कार्बन और 16 HCl दे देता है, जो कि आपका प्रोडक्ट है, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला अथवा में संपर्क विधि, आपके स्क्रीन पर चित्र आया होगा, इस साल आपके सिलेबस में है ही नहीं तो ध्यान देना ही नहीं है। बाकी इसके रिएक्शन देख लेते हैं। H2SO4 की रिएक्शन करानी है सुक्रोज के साथ, C12H22O11 को बोलते हैं सुक्रोज, कराएंगे तो क्या करता है 12 कार्बन अलग दे देगा, बचा क्या H22O11, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 H2O ये दे देता है हमें कुल मिला के। साथ में क्या है, इसी की रिएक्शन कॉपर के साथ कराएंगे तो कॉपर इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेगा, बाकी एक SO2 गैस और H2O दे देता है एक्सचेंज ऑफर। अगला है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में बोला कि कह रहे इतना मजा नहीं आ रहा, तो इसकी बाद में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई, पॉलीहाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपको ये चैप्टर, ये पूरा टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आई बटन जो क्लिक करिए, बायोमोलिक्यूल क्लिक करिए, पूरा डिटेल में बताएगा कैसे क्या होता है। उसके बाद इसी में जैसे कि आपको कह रहा है कि 5 रिएक्शन, 5 OH और CHO और CO ग्रुप के पुष्टि के लिए रिएक्शन सब बताएं उस वीडियो में, ये वीडियो वैसे भी लेंदी हो रही है, वहां जाके देखिए डिटेल में एकदम मजा लेके देखिए। अब कह रहे हैं ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या अंतर होता है। ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड का मतलब ये अकेले होता है, जबकि सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड, यानी कि जब भी ग्लूकोज होगा वो टूटेगा, पहली बात
ग्लूकोज टूटेगा नहीं, सुक्रोज टूटेगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 चीज दे देता है हमें, इस वजह से ये हो गया। बाकी और भी अंतर वहां पर डिस्कस किए, आप वहां जाके देखिए वीडियो में आराम से। अब इसके अथवा में क्या कह रहा है, अमीन अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं क्या है। अमीन अम्ल क्या होती हैं, एक अम्ल लेंगे RCOH, अब इसमें अमीन यानी कि NH2 ग्रुप जोड़ेंगे, NH2 ग्रुप जोड़ दिए, यही होता है हमारा अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल कई प्रकार का होता है, एक तो यहां जोड़ दिए, दूसरा क्या होगा R1 R2 COOH, यहां पे NH2 जोड़ दिए, तो इस हिसाब से अमीन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के लिए ये अल्फा हो गया, अल्फा पे जुड़ा है NH2 तो ये हो गया अल्फा अमीन, और यहाँ पे बीटा पे तो ये बीटा अमीन, इस तरह कई अमीन होता है। तो अमीन आप जान गए, किसी एसिड में अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, किसी एसिड के एल्किल श्रृंखला पे जुड़े अमीन ग्रुप वाले कंपाउंड को अमीनो अम्ल बोलते हैं। और अल्फा अमीन के पॉलीमर को, अल्फा अमीन के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। बाकी ये बातें भी वहां बायोमोलिक्यूल में आपको अच्छे से बताई गई है, जाइए देखिए, मजे कीजिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत अंडा, दूध, मुर्गा, पता ही है। शरीर में उसके कार्य, ऊर्जा देता है। प्रोटीन का विकृतीकरण, अब प्रोटीन जो होता है वो 4 पार्ट में पाया जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 4 डिग्री एकदम कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे गुथड़ी पुतड़ी, 3 डिग्री थोड़ा सा कम, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री एकदम सिंपल एक चेन। तो होता क्या है, किसी भी डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री प्रोटीन के जल की उपस्थिति में विघटित होकर 1 डिग्री प्रोटीन में बदलने को ही प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। और इसी के साथ थैंक यू हो गया ये तो, यानी कि यहीं पे आपका पूरा पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस और क्या, वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जल्दी से, 1 ट्रिलियन फॉलोवर करना है हमें, सब्सक्राइबर 1 ट्रिलियन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, जो भी होगा देखा जाएगा। बाय।